Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इंक्रेडिबल चेंजेस के पीछे हाथ है मोहम्मद बिन सलमान का, जिन्होंने आते ही सऊदी की औरतों के प्रति लॉज में काफी सारे चेंजेस ला दिए। सबसे पहले तो विमेन ड्राइविंग को पूरे सऊदी में लीगल करवा दिया। दूसरा और सबसे मेजर चेंज, उन्होंने सऊदी में विमेन एम्पावरमेंट को इस हद तक इंक्रीज किया कि आज के तारीख में विमेन एम्प्लॉयमेंट का रेट 68% से बढ़ चुका है, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। बट जो देश एक समय पर इस्लाम का एपिसेंटर हुआ करता था, वो अपने कंजर्वेटिव सोच को इतने तेजी से एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोच में कैसे चेंज कर पाया। बात कुछ ऐसी है ना फ्रेंड्स, कि साल 2017 में सऊदी ने एक सेक्युलर स्टेट बनने के लिए अपनी नई पॉलिसी मॉडरेट इस्लाम विजन 2030 को लॉन्च किया। अपने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो सऊदी अरेबिया जैसा रेडिकल स्टेट कभी नहीं कर सकता था। सऊदी ने 4 मेजर स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला उसने वहां के रिलीजियस लीडर शेख सलमान अल औधा, अवध अल करनी और अली अल उमारी को एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक वो धर्म के नाम पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। और वहीं पर दूसरे स्टेप की ओर उन्होंने अपने पॉलिसी के तहत सऊदी के मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर्स को ही हटा दिया। जो हम इंडिया में बात करते हैं, इस चीज पे वाद विवाद होता है, बट सऊदी अरेबिया ये डिसीजन खुद ले चुका है। अब तीसरा और सबसे मेजर स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने सीधे मस्जिदों के अंदर की ब्रॉडकास्टिंग को ही बैन कर दिया। इससे हुआ ये कि सऊदी के रिलीजियस प्लेसेस से अब कोई भी रेडिकल आइडियोलॉजी या मैसेज बाहर सर्कुलेट नहीं हो। और चौथा मेजर स्टेप ये था कि सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिदों को इख्तियार डोनेशंस लेने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया। अब ये सब स्टेप्स तो लिए ही, लेकिन हाल ही में वहाबिज्म इस्लाम, जो सऊदी की बेसिक आइडियोलॉजी थी, उसे भी सऊदी ने प्रमोट करना बंद कर दिया, जिसे वो एक टाइम पर भरपूर प्रमोट किया करता था। और इनफैक्ट उन्होंने तो अब इन वहाबिज्म हेरिटेज साइट्स को किसी भी रिलीजन के टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है। टूरिज्म को लेकर तो वो इतने सीरियस हो गए हैं कि अगर सिटी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के बीच कोई मस्जिद आए तो सऊदी गवर्नमेंट सीधा उन मस्जिदों को डेमोलिश करने की परमिशन दे देगी, व्हिच इज ट्रूली अनबिलीवेबल, बट यस, इट्स ट्रू। सऊदी गवर्नमेंट ने यहां तक वहां के 3 सबसे ओल्डेस्ट और प्रोमिनेंट मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करवा दिया है, जिसमें से एक तो प्रॉफिट की वाइफ खादिजा का मकबरा था। लेकिन सऊदी यहां पर भी नहीं रुका, उसने सिर्फ इसे तोड़ा ही नहीं, बल्कि इस जगह को तोड़कर टॉयलेट में तब्दील कर दिया। माइंड ब्लोइंग, राइट, कि सऊदी ऐसे भी डिसीजंस ले सकता है। इस टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत सऊदी ने आज 1000 से भी ज्यादा इस्लामिक कल्चरल साइट्स पर बुलडोजर्स चलाए हैं, जिस पर वो अब शॉपिंग सेंटर्स, स्काईस्क्रेपर्स और लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सऊदी के स्टेप से कई सारे इस्लामिक कंट्रीज, टर्की, उससे नाराज हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी ने डेवलपमेंट को थमने नहीं दिया। बट उनके नाराज होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। रिसेंटली सऊदी फ्रांस के साथ कई सारे डील्स भी साइन करके अपने टाइज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सऊदी ने तो अपने यहां पर 1.5 लाख फ्रेंच स्पीकर्स और 500 टीचर्स को भी अपॉइंट कर दिया है। और वहीं पर जहां पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड फ्रांस को बहुत ज्यादा हेट करता था, क्योंकि आपको याद होगा हमने व्हाई यूट्यूब गॉट बैंड इन पाकिस्तान इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे साल 2005 में फ्रांस के कार्टूनिस्ट ने प्रॉफिट की पिक्चर बनाई थी, जो कि इस्लाम में हराम है। बट ये इंसिडेंट इतना मेजर था कि इसके बाद हुए प्रोटेस्ट और रायोट्स ने 200 से भी ज्यादा फ्रेंच को मार दिया और मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट बिल्ड कर दिया। अब अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो फ्रांस और इस्लामिक कंट्रीज की ये एनमिटी कोई आज की नहीं है। ये शुरू हुई थी नेपोलियन के इजिप्ट के इन्वेजन के दौरान। हम बात कर रहे थे कि क्यों सऊदी अपने धर्म को छोड़कर एक सेक्युलर देश बनना चाहता है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इसे समझने के लिए ना हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो बात है 90s के दौर की, जब इस्लामिक लीडर बनने की रेस में 3 मेजर कंट्रीज के बीच जंग छिड़ी हुई थी, टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, जो सारे इस्लामिक कंट्रीज को अपना ब्रदरहुड और खुद को इस्लाम का फ्लैग बेरर दिखाकर अपने पॉलिटिकल ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। तो टर्की की अगर बात करें तो उसने ऑटोमन लेगेसी को बताकर खुद को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बताने की कोशिश की, और इसी को बेस बनाकर टर्की ने कई मुस्लिम कंट्रीज में मॉस्क्स बनवाए और उन मॉस्क में अपने इमाम्स को भेजकर कंट्रीज को अपने साइड लेने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा भी टर्की ने इन जैसे इस्लामिक यूरोपियन कंट्रीज में कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, और 90s के दशक में यूरोप के इस्लामोफोबिक मूवमेंट के खिलाफ भी टर्की ने स्ट्रांगली आवाज उठाई थी।
उसने ये भी कहा था कि मुस्लिम्स आर द न्यू ज्यूज एंड ब्लैक्स इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ दूसरा कंटेंडर ईरान की अगर बात करें तो वो लीडर बनने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने खुद शिया मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी सुन्नी कंट्री जैसे रिपब्लिक ऑफ सर्बियन क्रेजिना को तक सपोर्ट कर दिया। इतना ज्यादा सपोर्ट कि ईरान ने उनको वॉर लड़ने के लिए ट्रेनिंग, डायरेक्शन से लेकर आर्म्स तक सब कुछ प्रोवाइड किया। बट इन दोनों कंट्रीज टर्की और ईरान के लाख कोशिशों के बाद भी सऊदी इस्लामिक हब और लीडर बनने में कामयाब हुआ। तो बात है 1970s की, जब यूरोप और यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया था, तब ओपेक कंट्रीज के थ्रू सऊदी ने इन जगहों पर ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर लिया था। अब इसमें सऊदी ने ऑयल प्राइसेस को मैनेज करते हुए यूएस और यूरोप पर एक डोमिनेटिंग पोजीशन हासिल कर ली थी और इससे सऊदी की इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी और यूएस और यूरोपियन रिलेशन से इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी की इमेज भी काफी बढ़ रही थी। अब इस ऑयल इकोनॉमी से आए पैसे को सऊदी ने इस्लामिक कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन फैलाने में भरपूर यूज किया, जैसे बाल्कन वॉर में मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में फंडिंग को बढ़ाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सऊदी लगभग हर मुस्लिम नेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। अब इस पोजीशन को सऊदी ने और भी स्ट्रांगली मेंटेन किया जब उसने यूएस बैंड ऑर्गेनाइजेशन हरमैन फाउंडेशन को यूएस के विरोध के बाद भी फाइनेंस किया, जिससे अगेन उसका पोजीशन एज ए लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड रीइंस्टेट हो गया। लेकिन अब हाल ही की बात करें तो सऊदी के इस लीडरशिप को वापस से चुनौती दे रहा है टर्की। जैसे ही टर्की के प्रेसिडेंसी को रिसेप तय्यिप अर्दोगान ने हाथ में लिया, टर्की कैलिफेट की इस रेस में वापस से शामिल हो गया। तो अर्दोगान ने अपने पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्तफा केमाल अतातुर्क के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को धीरे धीरे एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में कन्वर्ट कर दिया और हर पॉसिबल मूव लिया जिसमें टर्की इस्लाम का फ्लैग बेरर बन सके, जैसे हिजाब को लेकर इस सपोर्टिंग वोट को ही ले लो। और सिर्फ वोट ही नहीं, एक बार तो अर्दोगान ने ये क्लियरली कह दिया कि वही खुद कैलिफ बनेगा। और हाल ही में अर्दोगान ने सऊदी के अगेंस्ट एक बड़े इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बनाया जिसे हम कुआलालंपुर 2019 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में देख ही सकते हैं। इस ग्रुप में पाकिस्तान, ईरान और कतर टर्की के साथ है, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सऊदी को ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में इनवाइट तक नहीं किया। अब ये सऊदी के लिए एक मेजर सेटबैक था। अब सऊदी अरेबिया में इस्लाम को साइडलाइन करने की एक वजह वेस्टर्न पावर्स भी है। सो 9/11 अटैक्स में सऊदी ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर इन्वॉल्वमेंट था और इसीलिए उसे इस अटैक का जिम्मेदार भी माना जाता है। और इसीलिए इस दाग को वॉश करने के लिए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि उसने डेमोक्रेटिक और सेक्युलर साइड चुना, क्योंकि वो आज के टाइम के हिसाब से वेस्टर्न पावर से बेर लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पर इसमें टर्की और वेस्टर्न एंगल के अलावा भी एक सबसे मेजर साइड है ग्लोबली चेंजिंग ऑयल इकोनॉमी का, जिसपे सऊदी पूरा का पूरा डिपेंडेंट था और जो समय के साथ साथ डिक्लाइन पर जाते जा रही है। सो फैक्ट की बात यह है ना फ्रेंड्स कि कोविड के बाद ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और स्पेशली सऊदी के ऑयल प्राइसेस सीधे 25% से नीचे गिर चुके हैं। अब इस डाउनफॉल से सऊदी इकोनॉमी इस हद तक इंपैक्ट हुई है कि सऊदी को पहली बार अपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कही जाने वाली सऊदी अरामको के $25 बिलियन वर्थ के शेयर्स तक बेचने पड़े। गवर्नमेंट को भी देश में पहली बार वैट सीधा 3 गुना बढ़ाना पड़ा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सऊदी के ऑयल की खोज के वक्त वहां पर सिर्फ 20 लाख लोग थे, जो आज अराउंड 2.4 करोड़ यानी 10 गुना बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट उनकी ऑयल इकोनॉमी पर हुआ है और पैंडेमिक सिचुएशन में उसका सर्वाइव करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इन सारी मुसीबतों के बीच रशिया और यूक्रेन के वॉर क्राइसिस ने सऊदी को एक बार फिर से ऑयल इकोनॉमी पर डिपेंडेंसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, बिकॉज वॉर के सिचुएशन ने सऊदी ऑयल प्राइसेस को $33 पर बैरल से सीधा $11 पर बैरल गिरा दिया। वहीं पर चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि रशिया ने यहां पर बड़े ही स्मार्टली खेलते हुए इन सभी कंट्रीज को अपनी ओर लाने के लिए सस्ते में ऑयल सेल करना शुरू कर दिया। अब फैक्ट अगर देखें ना तो सऊदी ये बात समझ चुका है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा दिनों तक ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती और इसीलिए सऊदी अपने ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी को कम करके टूरिज्म की तरफ अपनी रुख मोड़ रहा है। और क्योंकि वो टूरिज्म सेक्टर में तो टर्न ऑन हो ही रहा है, तो वो टूरिस्ट पर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकता है? अगर सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान के माइंडसेट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सऊदी अब अपने कंजर्वेटिव पास्ट से बाहर आना चाहता है और वो वेस्ट से दोस्ती के साथ साथ इंडिया और चाइना जैसे पावरफुल कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं सऊदी ये समझ रहा है कि ऑयल की जो वेल्थ थी वो एक ना एक पॉइंट में खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस।
तो उन्हें कुछ ना कुछ पैसे तरक्की कर रही है, रोकना है। हम भी समझ रहे हो, उसका थोड़ा ये है भेड़ चाल में नहीं चलना होता, करेंगे नहीं, क्या होता है देखो, लेकिन दूसरे को भी नहीं करने सब कहते हैं रिश्तेदारी दोस्ती यारी में चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्त ये कह रहा है तो उस हिसाब से चलो। आपको एंड ऑफ द डे अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि लाइफ में हमेशा साथ नहीं रहता कोई भी। तो उसको भी ये पता है कि हमेशा ऑयल का बिजनेस रहेगा नहीं। अब जहां गाड़ियां, मान लो एग्जांपल 100 गाड़ी तेल से चलती थी, उनमें से आज के टाइम पे चाहे 5% गाड़ी भी ईवी पे आ गई, लेकिन फ्यूचर जो है वो 100% ईवी हो जाएगा। जैसे इंडिया ने कहते हैं कोशिश पूरी है 2030 तक बिल्कुल ईवी। सारी कंट्रीज इस तरीके से चल रही है, और इस तरीके से अगर हो गया तो मेजोरिटी ऑफ द तेल हम देखते हैं ज्यादातर गाड़ियों में भी यूज होता है इस तरीके से, तो वो उसकी बिक्री कम हो जाएगी और भी सस्ता बेचेंगी कंट्रीज। अब सस्ता बेचेंगी तो वैसे उनके पास पैसा कमाएगा पहले। लेकिन एग्जाम्पल, जहां 20 लाख लोग रहते थे सऊदी अरेबिया में, और आज वहां पर 2.5 करोड़ लगभग लोग रह रहे हैं, तो बिजनेस वैसे ही कम हो रहा है, इकोनॉमी कैसे चलेगी। टूरिज्म, यूएई बहुत जल्दी अडैप्ट कर रहा है। यूएई ने इतने बढ़िया तरीके से अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक विजन लेके तैयार किया कि टूरिज्म अमेजिंग है वहां पर, दुनिया घूमने जाती है। सिर्फ सिटी ही नहीं, वहां पर आइलैंड बनाए, जिस तरीके से वो बनाया ना कि मैन मेड आइलैंड जिसे कहते हैं, और इतना शानदार बनाया कि लोग दीवाने हैं वहां जाने के लिए। और उसी तरीके से सऊदी भी सोचा, और उसको भी पता है कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे, रिलीजन बांधने के लिए नहीं होता, कभी भी जोड़ने के लिए होता है। आपको इमोशनली फील कनेक्ट कराने के लिए, आपको तरक्की कराने के लिए, ना कि पाबंदियां लगाने के लिए मेरे हिसाब से। और अगर कोई भी उस कंट्री में जाना प्रेफर करेगा जहां पर आपको थोड़ा सा सेक्युलरिज्म दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ओपन माइंडेड है ये चीज, और वो चीज समझ रहा है, तभी वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी टाइप्स कर रहा है। फ्रांस के साथ दिखाया जिस तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से गौरव भाई ने बताया। और मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, वक्त के साथ बदलना सीखो। जैसे स्कूल में हम जाते थे पहले, तो स्पोर्ट्स हो गया, बहुत ही मतलब गर्ल्स तो बिल्कुल स्पोर्ट नहीं खेलती थी। आज के टाइम पे इंडिया में देख लो, गेम्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके बराबरी का मौका मिलता है, बराबरी हर तरीके से। बहुत सारे स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, यहाँ गर्ल्स भी खेलें, हर एक चीज। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वुमेन प्रीमियर लीग देख लो, अभी जो आईपीएल हुआ है, भाई साहब क्या मजा है, व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी गई। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।